आज हमने पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होता है, मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होता है, इसकी यूनिट क्या है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं और शर्त है साथ परपेंडिकुलरली। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है जी मेरे प्यारों? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a close surface perpendicularly is called magnetic flux। यहाँ पर हमारे पास अगर कोई सरफेस है, ऐसे कोई क्लोज सरफेस है जहाँ लाइक दिस सर्कल, और इसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ऐसे लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास कर रही हैं, लेकिन कैसे पास हो रही हो, इस सरफेस के अंदर से परपेंडिकुलरली पास हो रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, काउंट सिर्फ वही होंगी जो सरफेस में से कैसे पास होंगी, परपेंडिकुलरली। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर होगी बात? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया के एरिया वेक्टर का। एक तो ये मेरे मोहल्ले में रोजी कमाने वाले भी ढेर आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। कौन कौन से दो वेक्टर्स का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर का हमें पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? इट इज द वेक्टर whose magnitude is equal to surface area, but it is perpendicular to surface। ठीक है, ये मैंने क्या कहा?
जरा देखिएगा, ये देखिएगा, देखिएगा मेरे प्यारों, माइक ऑन है, ऑफ कर लें। हाँ जी, इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब कैसे है कि अगर मसलन ये एक सरफेस मेरे पास हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, ऐसे सरफेस है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल, आप इमेजिन करें कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, टेबल की जैसी सरफेस होती है, तो इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? एरिया वेक्टर इस सरफेस के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर होगा। अब इस वेक्टर की जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो हमारे पास लेंथ है, शुरू से यहाँ बॉटम टेल से लेकर इसके हेड तक, ये उतनी ही होगी जितना इस सरफेस का टोटल एरिया है। अगर मसलन इस सरफेस का टोटल एरिया यहाँ पर ये सारा एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो हमारे पास वेक्टर होगा, इस एरिया वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, लेकिन इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के साथ इसका टोटल एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ गई बात? अब फर्ज कर लो कि हमारे पास ये वाला सरफेस है, ये जो हमारे पास सर्कल मैंने बनाया है, तो इस पे एरिया वेक्टर क्या होगा? इस पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? यानी इसने हमेशा सरफेस के ऊपर क्या रहना है? परपेंडिकुलर रहना है। इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, यानी उसके सरफेस के साथ ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, आप लोगों को क्या समझ आई? एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन उस वेक्टर की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी वो उतनी ही होगी जितना उस सरफेस का, जिसके ऊपर हम उसको ड्रा कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया होता है। एरिया वेक्टर समझ में आ गया सबको? सर हम ये कह सकते हैं कि ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? सरफेस एरिया नहीं कह सकते सर? एरिया क्वांटिटी आ गई ना मेरे प्यारे, एरिया एक सर का नाम है, ठीक है? और सरफेस जो है उसका एरिया होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो सरफेस एरिया के बराबर होगी, जितना उस सरफेस का एरिया होगा। ये ऐसे कहना है, इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक्स। अच्छा, अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, या इसको मैं अगर ओपन करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यानी एरिया के बराबर आ जाएगा, और आगे कॉस ऑफ थीटा। इसमें थीटा जो होता है, वेयर थीटा इज एंगल, ये एंगल है किसके दरमियान? बिटवीन द वेक्टर्स, जो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सरफेस के दरमियान नहीं है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल होगा, ठीक है? ये बात आप लोगों ने याद रखनी। अगर ये बातें हमें समझ आ गई हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या बन जाएगा? इसी से ही, वो तो हमने ड्राइव किया था फर्स्ट चैप्टर में, इसको हम उसी पैटर्न पर ही लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड के बी लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर जैसी थी, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, वो आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी तरीके से इन दोनों को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी ए कॉस ऑफ थीटा। इसमें बी क्या है? जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी मैग्नीट्यूड है। एरिया वेक्टर जो है ये क्या है? यहाँ पर ए आ गया है, तो इसका मतलब है एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, जो किसके बराबर होगी?
जिस सरफेस के एरिया वेक्टर हमने बनाया है उस सरफेस के एरिया के बराबर आ जाएगा। और थीटा जो है ये याद रखना है, वेयर थीटा इज एंगल किसके दरमियान, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी उसके और एरिया वेक्टर के दरमियान का एंगल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया वेक्टर के दरमियान का हमारे पास ये एंगल है। ठीक हो गया जी, ये बढ़िया बात है। ये किसके दरमियान एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल है। अब जरा देखना है हमने यहाँ पर, अगर मैं एक बनाऊं सरफेस, मसलन ये सरफेस बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे एरिया वेक्टर बनाता हूँ। इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ये मैंने बना दिया। इसका मैं जरा कलर चेंज ही कर लूँ तो बेहतर है। ये मैंने इसका एरिया वेक्टर बना दिया। जी, एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर यहाँ पर ये जो सरफेस का पॉइंट है, लाइन वहां पर अगर मैं ड्रा करता हूँ तो उसका इसके साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये एरिया वेक्टर आ गया हमारे पास। अब इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बनाऊं तो वो हमारे पास कैसे पास हो रही हैं, ये पास हो रही है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, वो भी इसी डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर जरा देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये जो एरिया वेक्टर है ए, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। अब इस केस में जरा देखें क्या आंसर आता है। मैं फिर बाकी बात ऊपर लिखता हूं बाद में, पहले मैथ जरा देख लें। मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा किसके दरमियान एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान है, और वो हमारे पास कितना आ रहा है, 0 डिग्री, तो ये कॉस ऑफ 0 आ जाएगा। कॉस ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 1 होता है, और ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम लाइंस जो होंगी इस सूरत हाल में सरफेस में से पास होंगी। तो अब आपके पास क्या बात आ गई, आगे पास ये 2-3 बातें आ गई, बड़े गौर से समझना। मैग्नेटिक फ्लक्स will be maximum if magnetic field line is parallel to area vector। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर ये हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। दूसरी बात, थीटा कितना हो जाए, इस केस में थीटा हमारे पास कितना है, 0 है, 0 डिग्री हो जाए, या एंड ऐसे मैं कह देता हूँ एंड। तीसरी लाइन क्या है, तीसरी बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस में से कैसे पास हो रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है। यानी तीसरी बात आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली। ठीक है, इस केस में अब ये परपेंडिकुलरली से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये तो हमारे पास जब परपेंडिकुलरली पास करेंगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे, फिर हमारे पास थीटा 0 होगा, यहाँ पर थीटा 0 आ जाएगा। कॉस ऑफ 0 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इन दिस सिचुएशन। magnetic flux of the surface, magnetic flux through surface
विल बी मैक्सिमम। अब ये जो ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं ना एक तरह से, ये अब बहुत अहम है। बहुत अहम क्यों है मेरे प्यारों? इस वजह से अहम है कि हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बन जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या बन जाता है, जरा देखो। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। नंबर 2, थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस में से कैसे पास हो, परपेंडिकुलर हो। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके 4 ऑप्शन आने हैं, 4 में से 3 तो ये आ गए, तो चौथा कुछ और कह दिया, कोई भी कह दिया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। या कुछ कह दिया, ऐसा कह दिया जैसे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो आपसे ये पूछते हैं कि किस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम नहीं होगा, तो फिर हमें वो चौथा ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। ये बात क्लियर होगी सबको? लड़कों बताओ। यस सर। चलें जी, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। अब मैं कहता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मिनिमम इफ, अगर क्या हो, अब मैं लिख देता हूं पहले, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो एरिया वेक्टर के। नंबर 2, इन दोनों के दरमियान एंगल इस सूरत हाल में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। नंबर 3 क्या है जी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सरफेस। तो अब इस सूरत हाल में मेरे प्यारों जरा बताओ क्या फिगर बनेगी हमारे पास, कि ऐसे कोई सरफेस है, ठीक है, इस पर ये मैंने क्या बना दिया, एरिया वेक्टर बना दिया ऐसे ऊपर की तरफ। ये एरिया वेक्टर आ गया जो सरफेस पर परपेंडिकुलर है। दिस इज एरिया वेक्टर जो सरफेस पे परपेंडिकुलर है। फिर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के दरमियान क्या एंगल बन जाएगा बताएं? यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उस वक्त एंगल है 90 डिग्री। लेकिन अगर आप गौर करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या है, पैरेलल है। कोई भी लाइन उसके अंदर से पास नहीं करेगी, वो उसके या तो ऊपर रहेंगी या ऐसे नीचे से पास करेंगी, लेकिन उसके अंदर से कोई भी पास नहीं करेगी। और हमने तो मैग्नेटिक फ्लक्स में वो लाइंस काउंट करनी होती हैं जो सरफेस के अंदर से पास होती हैं परपेंडिकुलरली, जिसका मतलब है इस सूरत हाल में सरफेस के अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं करे। सो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का लेना है और वो एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर बी ए कॉस ऑफ 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। एंड दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द मिनिमम कंडीशन फॉर द मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आप लोगों को क्लियर है मेरे प्यारों, बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक हो गया सबको? और भी बताएं हसनैन के अलावा, हैदर, अब्दुल मुईद, हन्नान, क्लियर है? क्लियर है सर। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। इस केस में हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वो हमारे पास किसकी यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। कुछ कहेंगे वो cos थीटा क्या है, वो भी तो लिखो। तो अब हमारे पास क्या होता है, जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, एरिया की यूनिट है किसी भी एरिया का मीटर स्क्वायर,
cos थीटा की या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा ले लें तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की लेंथ उनकी रेशियो है, तो ये लेंथ की रेशियो होती है, तो इनकी तो कोई यूनिट नहीं है। तो यहाँ से हमें नजर आ गया कि इसकी यूनिट क्या हो जाती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाती है। अगर मैं रफ में थोड़ा सा हल करूं तो आप लोगों को याद होगा बी किसके बराबर है, एफ ओवर आई एल साइन थीटा, या बी साइन थीटा को इग्नोर ही करें, नो यूनिट। तो यहाँ पर इसकी यूनिट है टेस्ला, मैग्नेटिक इंडक्शन की, फोर्स की है न्यूटन, करंट की है एम्पेयर, लेंथ की मीटर। तो टेस्ला की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टेस्ला की जगह पर मैं लिख सकता हूँ न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या बन जाती है, एक और न्यूटन मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर, मीटर मैं पहले लिख देता हूँ, और साथ पर एम्पेयर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर भी फील्ड होती है, यहाँ पर भी कोई भी फील्ड होती है, फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व हो रही है, तो इसके अंदर भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ठीक हो गया। तो इस वजह से अब याद रखना कि वर्क या एनर्जी की यूनिट होती है जाउल, और ये किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर के बराबर है, फोर्स की न्यूटन डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो इस न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जाउल भी लिख सकते हैं, तो ये जाउल पर एम्पेयर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जाउल पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर की जगह पर आ गया जाउल पर एम्पेयर। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ क्या कहेंगे हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की। एक और भी बना सकते हैं, न्यूटन का तो सबको पता है कि न्यूटन जो है एफ इज इक्वल टू एम ए से ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो या जाउल के बारे में भी आप लोग सारे ही जानते हैं, क्या भला जानते हैं, जाउल को मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर साथ एम्पेयर -1, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास बेस यूनिट बन जाती है, ये कहलाएगी बेस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊं, तो अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहता हूँ, तो डायमेंशन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, देखें मैग्नेटिक फ्लक्स की अब डायमेंशन हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। कहाँ से लिखेंगे, इसकी ये जो बेस यूनिट बनी है इससे लिखेंगे, किलोग्राम मैस है, मीटर लेंथ है, तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड पर सेकंड स्क्वायर टाइम है, ये टी -2 आ जाएगा, और आगे एम्पेयर A-1। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। हाँ जी, ये भी बात समझ आ गई सबको, क्लियर है? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टर्म होती है हम उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कोई नई चीज नहीं है, जिसे हमने पहले मैग्नेटिक इंडक्शन कहा था, जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहा था, जिसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहा था, उसी का एक नया नाम है। यानी हमारे पास बी जो हम सिंबल यूज करते हैं उसी का ही ये हमारे पास नया नाम है, ठीक। तो ये क्या है, देखें मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका क्या फार्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो ये बी किसके बराबर आ जाएगा,
मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अब हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी। बी की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है, वो आ जाएगी, ऐसे कह सकता हूं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ क्लोज सरफेस gives मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कि उस में से मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी लाइनें पास हो रही हैं। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मैंने एक गलती कर दी पिछले वाले लेक्चर में। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज वेबर। ये तो असल बात मैंने छोड़ दी। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वेबर होती है। और वेबर जो है वो किसके बराबर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर के, या फिर किसके बराबर अगर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के, या जूल पर एम्पेयर के, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर के। हाँ यार, याद रखोगे, मेरी तरह भूलोगे तो नहीं ना। क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, बोले जरा, वेबर। क्या है, बोलो मेरे प्यारों, क्या है, वेबर। वेबर साइंटिस्ट के नाम पर है, तो डब्ल्यू बड़ा है और बी छोटा है। ठीक हो गया, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वेबर है। और फिर ये आगे हमने ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा है कि वेबर और किसके बराबर हो सकता है। ठीक जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं आ गया यूनिट ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की यहां से यूनिट क्या बन रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो अब आप जानते हैं, क्या बोला, ये जानते हैं यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक इंडक्शन की, एक होगी टेस्ला, एक यहां से होगी वेबर, डब्ल्यू बड़ा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या है, और किसके बराबर है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर है, और किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, इसके वो कैंसिल हो जाता है, तो जो हमने पढ़ा था किलोग्राम पर एम्पेयर। मैं अगर इसे वैल्यूएट करना चाह रहा हूँ, न्यूटन जो है ये आप लोग जानते हैं ये किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। आगे क्या है, पर एम्पेयर है, पर मीटर है, ये पर मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर, सॉरी, पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन जरा देखें, एक दो तीन चार, चार यूनिट्स बन रहे हैं, चार में से तीन ठीक दे दिए, एक गलत दे दिए इनमें से चेंज करके। फिर पूछते हैं इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन का नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं। जी मेरे प्यारों, कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आवाज दो यार, आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है। यस सर आ गई समझ। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर। अब मैं आप लोगों से अगर ये कहूँ, वैसे ही रफली, if magnetic field या magnetic induction of 4i plus 3j is present in a region if a coil of if a circular coil of area
10 centimeter square is placed in XY plane, then what is magnetic flux through this coil? जी मेरा सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, ठीक है। अब हमारे पास अगर ऐसे ये x है, ये y है, ये z है, और जो हमारी सर्कुलर कॉइल है वो XY प्लेन के अंदर है, इधर इस जगह पर है, तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा, एरिया वेक्टर, तो वो ऐसे होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा? z एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो मैं अगर एरिया वेक्टर बनाना चाहूँ तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आ जाएगा? साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा के, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 10⁻³ को लिख दिया 10⁻³ -4 को लिख दिया 10⁻³ के यूनिट वेक्टर और साथ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया वेक्टर हमारे पास आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आपको बताई हुई है, क्या है? 4I + 3J डॉट एरिया वेक्टर है 10⁻³ के। तो इनको अगर हम इवेल्युएट करें तो ये 4 और 10⁻³ मल्टीप्लाई होंगे, 4 × 10⁻³ ये नंबर मल्टीप्लाई, आई वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है, डॉट के यूनिट वेक्टर है, आई डॉट के, फिर ये 3 और 10⁻³ मल्टीप्लाई होंगे, 3 × 10⁻³ इधर जे है इधर के है, जे डॉट के। डॉट प्रोडक्ट जो है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा 0 होता है। cos 90 आ जाता है ना, ए डॉट बी, ए बी cos ऑफ थीटा cos 90 अगर होगा तो वो 0 हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट 0। आई अलोंग x एक्सिस है, के अलोंग z एक्सिस है, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बनेगा x और z, ये आई और j, आई और k या आई और j के दरमियान, वो 90 डिग्री बनेगा j और k के दरमियान। तो आई डॉट j हमेशा 0 यील्ड करेगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, जे डॉट के ये भी 0 होगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मैंने उसका प्रोसीजर आप लोगों को बता दिया कि कैसे हल करते हैं। अब मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ, बड़े गौर से बताइएगा मुझे, वो ये कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन के अंदर है? वो भी रिप्रेजेंट हो रही है एक्स में, जे का मतलब होता है वाई, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट आ रहा है वो भी हमारे पास इस रीजन में ऐसे है, एक्स वाई में, या पॉजिटिव के लिहाज से देखना है तो ये हमारे पास इस रीजन में कहीं पर हो। लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि हमारे पास वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और ये जो लूप पड़ा हुआ है एक्स वाई, दे आर इन द सेम प्लेन, यानी वो एक दूसरे के क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस ये आपस में पैरेलल होंगे। आप लोगों ने अभी ये जो पढ़ा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया जो सरफेस है ये आपस में पैरेलल हो, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और उनका एंगल 90 डिग्री बन जाता है और cos 90 0 हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो हमारे पास सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं करेगी, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आना चाहिए। ऐसी लंबी सी स्टेटमेंट दी हुई हो तो उसमें सबसे पहले यही चेक करना है कि हमारे पास जो सरफेस है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है, या इस केस में यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या बनेंगे?
परपेंडिकुलर बनेंगे। तो इन सारे केसेस में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आना है, तो उसे हल करने की बजाय आप फौरन उसे चेक करके देख लें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, जीरो तो नहीं आना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात होती है ऑब्जेक्टिव को हल करते वक्त। क्लियर है सबको? जल्दी से बोल दो। सर ये कॉइल Yes, रेगुलर sir. लिखी थी आपने? जी कॉइल रेगुलर है? जी, सर्कुलर का है, सर्कुलर का, सर्कुलर। ओके सर्कुलर। सर। ठीक है, हाँ भाई बात समझ में आ गई ना? असल बात इसमें थीम मैं क्या